ठीक है, शुक्रिया सबका। थैंक्स टू एवरीवन, थैंक्स टू सुरेश सर। एंड मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है अभिषेक जी जी, शुक्रिया। सुरेश सर ने जब मुझे कहा इस पे बोलने के लिए, इस विषय पर, तो मैं थोड़ा सा चौंक गया था, क्योंकि आमतौर पे इस तरह के विषयों पर कोई बात नहीं करता है। एक तो पार्टिकल फिजिक्स है और दूसरा डायरेक्टिकल मटेरियलिज्म है, और दोनों की ही उपयोगिता क्या है और किसके लिए है ये मैं समझ नहीं पाया। क्योंकि आमतौर पे हम लोग जिस तरह की जिंदगी जीते हैं, पढ़ते लिखते हैं, उसमें न तो पार्टिकल फिजिक्स का कोई सीधा लेना देना है, न डायरेक्टिक्स का कोई सीधा लेना देना है, न उस पर बात करते हैं आजकल। तो इसलिए मतलब थ्योरेटिकल विषयों पर जो डिस्कोर्स ऑलमोस्ट हमारे पढ़े लिखे समाज में भी बंद हो चुका था, उसको देख के मुझे थोड़ा सा उत्साह आया, और मैंने कोशिश की कि कैसे इस विषय को हम लोग जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सभी लोग, जाहिर सी बात है, उस तरह से न प्रोफेशनली ट्रेंड कोई साइंटिस्ट यहाँ है, न कोई यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस या दर्शन का कोई एक्सपर्ट है। मतलब हम सभी लोग सब कुछ पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, हल्का फुल्का। तो उस लिहाज से कैसे उसको सिंपलीफाई करें कि पार्टिकल फिजिक्स यानी विज्ञान, विज्ञान में जो भी डेवलपमेंट्स ताजा हो रहे हैं, और द्वंदात्मक भौतिकवाद, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, जिसको हम मोटे तौर पे डायलेक्टिक्स कहते हैं, जब मार्क्सिज्म के दायरे में आते हैं तो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म कहते हैं। तो कैसे इसको आसान बनाया जाए, क्योंकि मेरे साथ ये हमेशा समस्या रहती है कि समझाया कैसे जाए, और किसी के साथ भी हो सकती है समस्या। क्योंकि देखिए, ये डिस्क्लेमर अनूप जी ने दिया है कि एसेंशियली ये थ्योरेटिकल बातचीत है। इसके बावजूद थ्योरी इतनी बोझिल नहीं होनी चाहिए कि उसको हम अपने रोजमर्रा के जीवन से जोड़ के न देख पाए और चीजों को समझ ना पाए। तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है कि कहाँ से शुरू करूं मैं, क्योंकि दो चीजें हैं, दो एंटायरली डिफरेंट चीजें हैं बिल्कुल सामने देखने में, और कायदे से कहा जाए तो दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों एक ही चीज है। तो मुझे लगता है कि 35-40 मिनट का समय कहा है अनूप जी ने, बहुत मुश्किल है उतने समय में बात को समझना और समझा पाना या बात कर पाना। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, 5 मिनट तो चले गए। अभी कल एक साइंटिस्ट की मौत हुई है। एक वैज्ञानिक थे, शेल्डन स्टोन उनका नाम है, और एक बहुत बड़ी मशीन के बारे में आप लोगों ने अगर सुना हो, जिसको यहाँ पे जब जब वो बनी थी स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बॉर्डर पे जमीन के नीचे, तो उसको महा मशीन कहा गया था। उसका अंग्रेजी में नाम है लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, LHC। प्लीज म्यूट कर लें जो भी हैं। कृपया म्यूट कर लें। हाँ, तो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर या महामशीन जिसको कहा गया था, वो उसकी बड़ी चर्चा हुई थी आज से करीब 6-7 साल पहले, और 8 साल 9 साल हो गया मुझे लगता है। उस मशीन पर काम करने वाले एक बड़े फिजिसिस्ट थे, शेल्डन स्टोन। कल उनकी डेथ हुई है। और पार्टिकल फिजिक्स में जो सबसे मशहूर नाम आज के समय में 2-4 हैं, उनमें उनका नाम था शेल्डन स्टोन का।
हमारे यहाँ तो यहाँ पे कहीं खबर भी नहीं है, कोई बातचीत भी नहीं है उस पर। ये जो मशीन है, अ, ये मशीन बीच में कई साल बंद पड़ी रही। इसमें दरअसल करता क्या है कि बड़े बड़े सुपर मैग्नेट्स के बीच में कुछ पार्टिकल्स को बहुत स्पीड में ये कोलाइड करवाते हैं, लड़वाते हैं आपस में, और लड़वा के नए पार्टिकल्स पैदा करते हैं। मतलब पार्टिकल फिजिक्स है क्या, अगर इसको हमें मोटे तौर पे समझना है एक बार में, तो इस तरह से समझिए कि हम लोग जानते हैं कि जो पदार्थ है हमारा, मैटर है, वो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन से बना है, जो कि एटम के भीतर होता है। उसके और भीतर अगर घुसते हैं, पिछले 70 साल से कई और कण खोजे गए एटम के भीतर, और ऑलमोस्ट आज की तारीख में ऐसे 12-13 कण हैं, पार्टिकल्स हैं जो खोजे जा चुके हैं, और कहते हैं कि वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। मतलब हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी है वो सब कुछ उन्हीं पार्टिकल्स का बना है, उन्हीं कणों से मिलकर बना है, ऐसा कहा जाता है। तो वैसे और पार्टिकल्स को खोजने के लिए, क्योंकि कोई पार्टिकल्स की सीमा नहीं है, और वैसे पार्टिकल्स को खोजने के लिए बहुत सोफिस्टिकेटेड बड़े एक्सपेरिमेंट्स चाहिए होते हैं, तो कई साल लग के एक मशीन बनाई गई जमीन के नीचे, दो देशों की सीमा पर, और समझिए कि 27 किलोमीटर वो जो पूरा घेरा है जिसमें वो एक्सपेरिमेंट चलता है, जो मशीन है, उसका रेडियस 27 किलोमीटर है, मतलब 54 किलोमीटर का डायमीटर। और उतने बड़े में भी जो काम आज तक हुआ है वो बहुत संतोषजनक नहीं है। 2-4 पार्टिकल्स खोजे गए हैं, बीच में एक पार्टिकल जिसको गॉड पार्टिकल का नाम देके बड़ा हल्ला हुआ था, ईश्वरीय कण कहा गया था, उसको साइंस में हम लोग हिग्स बोसॉन कहते हैं, वो खोजा गया। वो शायद सबसे बड़ी डिस्कवरी रही उस मशीन की। अभी भी काम चल रहा है। अभी 1 महीने पहले एक क्वार्क खोजा गया है। तो ये करते क्या है कि ये बहुत ही कंप्रेस्ड एनवायरनमेंट में, सुपर मैग्नेट्स के बीच में बहुत गति से, बहुत ज्यादा गति से कुछ फोटॉन्स को ये छोड़ते हैं और आपस में लड़ाते हैं। फोटॉन बहुत छोटा कण होता है, समझिए प्रकाश का कण। तो वो उन कणों को लड़ाने से कुछ नए कण पैदा होते हैं। यही है पार्टिकल फिजिक्स मोटा मोटी। और ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो पदार्थ है, हमारे आसपास का जो वातावरण है, जो मैटर है जिसको हम कहते हैं, उस मैटर के अंदर जो एटम है, एटम के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन है, उनके पार और छोटे छोटे कौन से कण हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। अब अभी तक जितनी जानकारी मिली है, जितने भी कण मिले हैं, और जितना कुछ विज्ञान में प्रगति पिछले 70 साल में हुई है, खासकर इस पार्टिकल फिजिक्स के आइंस्टीन के बाद के 70-80 साल में और अब तक, वो कुल मिला के हमारे पूरे ब्रह्मांड का 4% है, 4% है। आप 5 मान लीजिए, बहुत हुआ तो 5। और 95% हम नहीं जानते कि क्या है, हमको नहीं पता। हमारे बाहर इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में 95% हमारे लिए अदृश्य और अज्ञात है, इनविजिबल है, डार्क है। अब इसी तरह जो जैसे हम बाहर देखते हैं, अब बाहर इतना एक्सपेरिमेंट हो रहा है सब कुछ, थोड़ा शरीर में देखें अपने, क्योंकि ये बाहर तो ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड में जो जीवित प्राणी हैं वो हम हैं, पेड़ हैं, मनुष्य है, पेड़ है, जीव जंतु हैं, बैक्टीरिया हैं, या ईस्ट हैं, खमीर जिसको हम कहते हैं, माइक्रोब्स, माइक्रोब्स की पूरी दुनिया।
तो अपने शरीर के भीतर भी हम देखते हैं अगर, तो इतना तो हम जानते हैं मोटी बात कि जितना पानी का और जमीन का कंपोजिशन इस धरती पे है, मोटा मोटी उतना ही पानी और मांस का कंपोजिशन हमारे शरीर में होता है। और शरीर को हम कितना जानते हैं, तो जो मॉडर्न बायोलॉजी जहां तक पहुंच चुकी है वो कहती है कि अपने शरीर को हम बहुत हुआ तो 5% तक जानते हैं, 4% 5% से ज्यादा नहीं जानते। बिल्कुल यही हाल माइक्रोब्स की दुनिया में है। छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो होते हैं माइक्रोब्स, वो तकरीबन 35 ट्रिलियन, ऐसा कहते हैं कि उनकी संख्या 35 ट्रिलियन है। और 35 ट्रिलियन में कुल मिला के 1 मिलियन के आसपास अब तक माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीवों की पहचान हुई है। ये भी तकरीबन 4-5% के आसपास। कहने का मतलब इसको ऐसे समझिए कि मैक्रो लेवल पे अगर हम देखें, कुछ लोग कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही है, क्या सबको आ रही है या किसी को नहीं आ रही है? एक बार बता दें। आ रही है अभिषेक। आ रही है। नवीन जोशी जी का मैसेज है, आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, क्या मैं कैमरा ऑन कर दूं? आपको लगता है ऐसा? तो कैमरे पे आ जाऊं, थोड़ा सा इंटरेक्टिव होगा, जैसा आप कहें। आ जाइए, सही रहेगा। ठीक। अब दिख रहा है। ठीक। तो मैं कह रहा था कि अपने बाहर देखें हम या अपने अंदर देखें, जहां कहीं भी देखें, मोटा मोटी जो हमारे जानकारी की सीमा है, हमारे ज्ञान की सीमा है, वो 4 से 5% से ज्यादा है नहीं। कुल मिला के इतने साल के ज्ञान और इतने साल के शोध के बाद हम लोग 4-5% ही जान पाए हैं चीजों को, हर क्षेत्र में। ये एक जो ज्ञान अर्जन की जो पूरी समस्या है, जो नॉलेज गैदरिंग की पूरी समस्या, पूरी हमारी सभ्यता जो है वो ज्ञान अर्जन पे टिकी हुई है। जैसे जैसे हमने प्रकृति को समझा, जाना, वैसे वैसे हमने अपना जीवन आसान किया, उपकरण बनाए और सभ्यताएं बनी, राष्ट्र बने, मनुष्य और सभ्य हुआ, टेक्नोलॉजी आई, बहुत कुछ हुआ। और आज हम जो हैं वो पिछले 2-4 हजार साल के ज्ञान अर्जन का ही नतीजा है। और वो नतीजा केवल 4-5% तक पहुंचा है। 95% जो है वो खाली है, हमारे शरीर के भीतर भी और बाहर भी। ये है एक बड़ी समस्या। और ये समस्या न सिर्फ उनके लिए है जो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में काम करते हैं, बल्कि उनके लिए भी है जो धर्म के क्षेत्र में काम करते हैं, मनोविज्ञान के क्षेत्र में काम करते हैं, गणित में काम करते हैं। अलग अलग विषयों में काम करने वाले लोगों के लिए जो अदृश्य है, अज्ञात है, उसको जानने का चैलेंज, उसको जानने की चुनौती बहुत बड़ी है। और जो सारी लड़ाई है ज्ञान की अलग अलग शाखाओं के बीच में, वो सारी लड़ाई कुल मिला के 4% को लेके है। एक बात तो ये बहुत क्लियर होनी चाहिए कि 4-5% को लेके ही सारा झगड़ा, सारी बहस, सारी लड़ाई है। जो नहीं जान रहे हैं हम उस पर तो झगड़ा क्या ही करना। दूसरी बात कि ये जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है, जो यहाँ शब्द है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, ये सुनने में बहुत भारी लगता है लेकिन इसमें कुछ खास है नहीं। ये बुनियादी रूप से
इसका मतलब यह है कि हम इस प्रकृति को, इस ब्रह्मांड को जान सकते हैं। दिस यूनिवर्स इज कॉग्नाइजेबल। कॉग्नाइजेबल मतलब हम उसका बोध कर सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इससे किसी को इनकार नहीं है, इतना जान गए हैं तो और भी जान जाएंगे। ब्रह्मांड को जान ही रहे हैं लोग, लगातार खोजें चल रही हैं। इसमें दो तीन चीजें ऐसी हैं जिनको कहते हैं कि जब इसका प्रतिपादन, इस सिद्धांत का जब मार्क्स ने किया, हालांकि मार्क्स भी क्या, इसकी जो परंपरा है वो प्लेटो से चली आ रही है, प्लेटो से कांत, कांत से हेगेल, हेगेल से मार्क्स तक आता है, फायरबाख होते हुए। और मोटे तौर पे इसका मतलब ये है कि एक तो सूत्र में अगर समझें कि मात्राएं जो हैं, क्वांटिटीज जो हैं, वो एक पॉइंट पर आकर क्वालिटी में तब्दील हो जाती हैं, गुण में तब्दील हो जाती हैं। जैसे कहते हैं कि बीज है और बीज से पौधा पैदा होता है, तो बीज के भीतर कुछ गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, सॉरी, और वो एक पॉइंट पर आकर गुणात्मक परिवर्तन में तब्दील हो जाते हैं और बीज से अंकुर निकल जाता है। इसी तरह हम लोग समझते थे शुरुआत में, और बीज और पौधे का एग्जाम्पल सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल रहा है क्वांटिटी और क्वालिटी में चेंज को समझने के लिए। यहीं से हम लोग ये भी देखते हैं कि बीज से पौधा बनता है, फिर पौधे से वापस फल निकलता है, और फल से बीज बनता है, और बीज से फिर पौधा बनता है। ये जो साइकिल है, ये साइकिल सबसे महत्वपूर्ण है। इसको दर्शन में हम लोग निगेशन ऑफ निगेशन या निषेध का निषेध कहते हैं। ये एक दूसरा फॉर्मूला हुआ। इस तरह से दो तीन अलग अलग फार्मूले हैं, और ये कहते हैं कि डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म यानी पदार्थ को, मैटर को प्राथमिक मानने वाले लोग, जो लोग पदार्थ को प्राथमिक मानते हैं और चेतना को, कॉन्शियसनेस को ये मानते हैं कि पदार्थ से निकली हुई चीज है, पदार्थ का रिफ्लेक्शन है, उसका प्रतिबिंबन है, उसकी छांव है, वो लोग डायलेक्टिक्स को मैटर पे लागू करते हैं। डायलेक्टिक्स हेगेल के समय में भी थी, हेगेलियन डायलेक्टिक्स सबसे क्लासिकल डायलेक्टिक्स है, लेकिन यहाँ पे आजकल हेगेल को पढ़ने की आदत नहीं है लोगों की, बहुत साल से कई लोग नहीं पढ़ रहे हैं हेगेल को, क्योंकि मार्क्स तक डायलेक्टिक्स आते आते बहुत ठोस हो गई और उसको समझना आसान हो गया। हेगेल वाली डायलेक्टिक्स थोड़ा कठिन है। तो मार्क्स तक आते आते हम जब ये समझते हैं कि डायलेक्टिक्स क्या है, तो मोटे तौर पे ये मानते हैं कि भाई पूरी दुनिया मैटर की बनी है, पदार्थ की बनी है, पदार्थ से चेतना पैदा हो रही है, हमारी समझदारी पैदा हो रही है, विचार पैदा हो रहा है, और उसके दो चार नियम हैं चलने के, जो कि प्राकृतिक नियम हैं। हम दुनिया को समझ सकते हैं, चीजें मात्रात्मक रूप से बढ़ती हैं, फिर क्वालिटी में चेंज आ जाता है उनके। फिर दो विरोधी चीजें होती हैं जिनकी एकता होती है, विरोधियों की एकता जिसको कहते हैं हम। तो दो विरोधी चीजें आपस में एक साथ चलती हैं, अलग अलग नहीं रह सकती। ये सब डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के छोटे छोटे आयाम हैं। यहां जो समस्या है जो आज दी गई है वो ये है कि पार्टिकल फिजिक्स का जो डेवलपमेंट है, माने मोटे तौर पे समझिए कि विज्ञान में जो लेटेस्ट रिसर्च हो रहे हैं उनका और डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म यानी द्वंदात्मक भौतिकवाद का रिश्ता क्या है। जब इसका शुरुआती नोट आया तो उस नोट में ये चिंताएं देखी गई कि कहीं पार्टिकल फिजिक्स के नए डेवलपमेंट के कारण मार्क्सवाद पर, या कहिए मार्क्सवाद के बुनियादी दर्शन द्वंदात्मक भौतिकवाद पर असर तो नहीं पड़ रहा है। ये चिंता थी उसमें छुपी हुई, और ये बहस कोई नई नहीं है, बहुत साल से चल रही है, इस पे किताबें लिखी जा चुकी हैं। 1930 से लेके अब तक 80 साल हो गया,
और क्वांटम के बाद द्वैत, अद्वैत, डिटर्मिनिज्म और द्वंदात्मक भौतिकवाद, इस सब पे बहुत चर्चा हुई है, बहुत बहस हुई है। और मुझे लगता है कि क्या कोई बोलेगा 30-40 मिनट में, मतलब 2 घंटा रहेगा तब भी बोलने में मुश्किल है। जितना मटेरियल है इस पे, उसको अगर पढ़ जाया जाए तो ज्यादा अच्छा है। फिर भी मोटे तौर पे विज्ञान का विद्यार्थी और शौकिया शिक्षक होने के नाते और दर्शन में दाएं बाएं करने के नाते थोड़ा सा मेरा स्वार्थ है कि इस पर मैं जिस तरीके से खुद सोचता हूं उस पर थोड़ी सी बात रख दूं 15-20 मिनट में। अब खुद सोचने का मतलब क्या है, वो बहुत थ्योरेटिकल भी नहीं है, बहुत किसी एक्टिविस्ट या मार्क्सिस्ट के फ्रेमवर्क में भी नहीं है बहुत बंधा हुआ। मैं जैसे अभी हम लोग देख क्या रहे हैं, क्यों ये बात कर रहे हैं, इसका अगर एक कंटेक्स्ट निकालें, इसका संदर्भ निकालें, तो मेरे ख्याल से एक संदर्भ तो ये बनता है कि पिछले 8-10 साल 15 साल में जितना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है, मतलब इतना हो गया है कि क्वांटम घड़ी बन गई है। क्वांटम घड़ी बन गई है जो कि एग्जैक्ट समय बता रही है, थोड़ा सा आगे पीछे, मतलब 10⁻24 के आसपास का डिफरेंस है। इतना हो गया है डेवलपमेंट कि अभी कुछ दिन पहले हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर, केल्विन में जो होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, उसको हासिल करना संभव नहीं है। और अभी पता चला कि कहीं वैज्ञानिक लोगों ने एब्सोल्यूट टेम्परेचर के आसपास का कुछ ट्रिलियंथ हिस्से के आसपास का वो हासिल कर लिया। और ऐसा हासिल किया कि पार्टिकल्स जो है वो जम गए, ऑलमोस्ट इतने स्लो हो गए उस ठंड में। तो मतलब चीजें बहुत कुछ बदल गई हैं। जो हम लोग पढ़ते थे आज से 20 साल पहले, वो एक्सपेरिमेंटली इतना कुछ आगे लोग बढ़ गए हैं। उसके बावजूद अभी 4-5 साल पहले कुछ वैज्ञानिक जिनेवा में बैठे थे, 70-80 वैज्ञानिक, सब नोबेल पुरस्कार प्राप्त थे, और सब लोग इस बात से दुखी थे कि थ्योरी इतना आगे बढ़ गई और एक्सपेरिमेंट पीछे रह गया। वो लोग परेशान थे कि 1960 के दौर का एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं और थ्योरी इतना आगे चली गई है कि एक्सपेरिमेंट से वैलिडेट करना उसको संभव नहीं है, तो ज्ञान कैसे प्राप्त करें। मतलब साइंस में भी, ज्ञान विज्ञान में भी एक किस्म का समझिए होड़ है कि जान तो हम बहुत रहे हैं लेकिन इसको वैलिडेट कैसे करें। इसलिए वो हमारे दिमाग का हिस्सा नहीं बन पा रहा है, उसको हम आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं। उसको लेके संदेह बना हुआ है, भयंकर संदेह बना हुआ है। अब सब कुछ जान रहे हैं कि ये एक क्वार्क होता है, एंटी क्वार्क होता है, 12 होते हैं स्टैंडर्ड मॉडल में पार्टिकल, सब कुछ तय है, लेकिन विश्वास ही नहीं हो रहा है उस पर। अब बड़ी समस्या है कि साइंस में आप एक्सपेरिमेंट करके कुछ निकाल लीजिए तब तो समझ में आता है, थ्योरेटिकली आप पहुंच जाएं और विश्वास ना हो तो बहुत प्रॉब्लम है। यही हाल हम लोग के यहाँ अपने देश में है। हाथ में सबके मोबाइल फोन आ गया है, लेकिन मोबाइल फोन से व्हाट्सएप करके दंगा करवाने का पूरा खेल चल रहा है। मोबाइल पे बात करनी है तो मोबाइल पे पिक्चर देख रहे हैं, मोबाइल से कैमरा, मतलब चीजों का यूज बदल गया है। बुनियादी रूप से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जिस रूप में होना चाहिए उस रूप में ना होकर डिसरप्टिव तरीके से हो रहा है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी के हिसाब से चेतना हमारी था कि दरअसल क्या है कि केवल साइंस में ही नहीं बल्कि हम लोग के सामाजिक जीवन में भी देखते हैं ना, तो जो हमारे हाथ में जो चीज है और हमारे खोपड़ी में जो चीज है, दोनों के बीच में बहुत फर्क है। हाथ में मैटर कुछ और है, टेक्नोलॉजी कुछ और है, और दिमाग में चेतना कुछ और है। चेतना उस हिसाब से बन नहीं पाई है हमारे यहाँ। यही साइंस में हाल है। एक्सपेरिमेंट और थ्योरी के बीच का गैप इतना बड़ा है कि आज की डेट में मैं देख रहा था एक फिल्म, उसमें एक
फिजिसिस्ट बहुत परेशान था, बहुत दुखी था। इस बात से दुखी था कि 20 साल से वो पार्टिकल फिजिक्स पे, डार्क मैटर पे काम कर रहा है। डार्क मैटर मतलब जो मैंने बताया कि 95% बाहर सब कुछ इनविजिबल और अदृश्य है और अज्ञात है, उसको डार्क मैटर बोलते हैं ये लोग। ये कहते हैं कि डार्क मैटर है, वहां डार्क एनर्जी है। डार्क मतलब अंधेरा, अब उसमें जो भी हो। तो वो जो पार्टिकल्स को लड़वा लड़वा के नए नए पार्टिकल पैदा कर रहे हैं, वो यही डार्क मैटर को जानने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली। वो दुखी था, वो थोड़ा सा, वो फिजिसिस्ट बोल रहा था कि वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में बड़ा वैज्ञानिक है, कह रहा था कि 15-20 साल से हम लोग मान के चल रहे हैं कि डार्क मैटर कुछ है, बाहर कहीं कुछ है और उसमें कुछ पार्टिकल्स हैं। डर लगता है कि कहीं कुछ निकले ना तो फिर क्या करेंगे, फिर तो पूरी थ्योरी को जो है नए सिरे से बदलना पड़ जाएगा। तो ये जो अनिश्चय है ना, ये अनिश्चय साइंस में बना ही रहता है, इसका कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक थीसिस गढ़ते हैं, फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर वापस जाते हैं थीसिस पे, उसको वैलिडेट करते हैं। वो पूरा पूरा प्रोसेस है जिसको हम डायलेक्टिक्स कहते हैं, वो एक प्रोसेस है। थीसिस, एंटीथीसिस, फिर सिंथेसाइज करते हैं। तो वो पूरा प्रोसेस दरअसल हुआ क्या है कि पिछले 60-70 साल में गड़बड़ हो गया है, साइंस के भीतर बुनियादी रूप से गड़बड़ हुआ है। और उसकी एक बड़ी वजह है, उसकी अगर मतलब मैं अगर आइंस्टीन तक अगर देखता हूं, आइंस्टीन तक चीजें ठीक चल रही हैं। इनफैक्ट आइंस्टीन के बाद फीनमैन तक भी चीजें ठीक चलती हैं। हम लोग फीनमैन को पढ़ते थे, सुनते थे, उनसे बड़ा कोई शिक्षक नहीं हुआ। फीनमैन के आने के बाद मामला जो है गड़बड़ हो जाता है। गड़बड़ इसलिए हो जाता है, अब ये आप लोग अगर साइंस पढ़े होंगे तो ये बहुत चमकदार बात है, मुझे बहुत मजा आता है इसमें, क्योंकि मैं मैथ पढ़ता हूं। 1930-40 के दौर में पार्टिकल फिजिक्स ऑलमोस्ट डूबने वाली थी, एकदम निराशा लग गई थी लोगों को हाथ, बहुत दुखी हो गए थे साइंटिस्ट कि क्या होगा पार्टिकल्स की खोज का, कुछ मिल नहीं रहा है। बहुत समस्याएं थी। होता यह था कि जब वो इक्वेशन लिखते थे तो इक्वेशंस का सम, जो उनका योग था, वो इनफाइनाइट तक चला जाता था, बहुत लंबा, मतलब इतना इनफाइनाइट सम कि उसका कोई इलाज नहीं। आप क्या करेंगे? अगर आप लोगों में से किसी ने स्टैंडर्ड मॉडल का इक्वेशन देखा हो, जो स्टैंडर्ड मॉडल सबसे बड़ा मैथमेटिकल मॉडल है दुनिया को समझने का, वो 1.5 पन्ने का इक्वेशन है, इतना बड़ा, उसको देख के ही आदमी बेहोश हो गया। तो उस समय जब 1930-40 में लोग इक्वेशन लिखते थे तो वो इक्वेशन का सम इन्फिनिटी तक जाता था, और उस चक्कर में इन लोग को लगा कि नहीं, अब तो ये पार्टिकल फिजिक्स पे काम आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये बड़ा दिलचस्प मामला है। फीनमैन ने कहा कि ऐसा करो कि उस योग में जो हिस्सा उसको इनफाइनाइट बना रहा है, जैसे a+b+c+d+ अप टू z, तो जो टुकड़ा उसको इनफाइनाइट ले जा रहा है उसको एक कोफिशिएंट मान लो। कोफिशिएंट माने एक फिक्स वैल्यू, और उस फिक्स वैल्यू को जो है लैब के प्रयोग से मेजरमेंट निकाल के वहां पे पुट कर दो, तो काम आसान हो जाएगा। तो वैज्ञानिकों ने यही किया। ये जो प्रक्रिया है पार्टिकल फिजिक्स की मैथमेटिक्स को आसान बनाने की, ये प्रक्रिया फीनमैन ने सुझाई और खुद कहा कि दिस इज अ वेरी डीपी प्रोसेस। डीपी प्रोसेस मतलब जिसको बोलते हैं कि मतलब जुगाड़ जिसको हम कहते हैं, मैथमेटिकल जुगाड़ किया गया पार्टिकल फिजिक्स को बचाने के लिए। और बाद में, काफी बाद में, मुझे लगता है 1970-71 में, हाँ 71, शायद 71 या 72 में, विल्सन एक साइंटिस्ट हुए, केन विल्सन, हाँ। और विल्सन ने इस
जुगाड़ को बाकायदे एक मैथमेटिकल रूप दे दिया। मतलब आज की तारीख में अगर कोई एक पार्टिकल फिजिक्स या विज्ञान के विद्यार्थी से ये पूछे कि पार्टिकल फिजिक्स कर क्या रहा है, तो एक लाइन में बताएंगे कि भैया पार्टिकल फिजिक्स मैथ के एक जुगाड़ के भरोसे जिंदा है। मैथ का वो जो जुगाड़ था उसे कहा गया रीनॉर्मलाइजेशन ग्रुप। अगर मैथ आप लोग पढ़े होंगे तो ग्रुप रिंग डोमेन नाम की चीजें होती हैं, तो ग्रुप रीनॉर्मलाइजेशन ग्रुप उसको कहा गया। इसको समझाते हैं अभी हम, बड़ा आसान है, और इसको समझ के जो है फिर हम पहुंचेंगे सीधे अपने मुद्दे पे। फीनमैन ने कहा था कि जो पूरे योग को, पूरे सम को जो हिस्सा इनफाइनाइट बना रहा है उसको एक कोफिशिएंट मान लो और लैब में से एक मेजरमेंट निकाल के वहां डाल दो, काम बन जाएगा। विल्सन ने इस पे काम किया कई साल और फाइनली उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया, रीनॉर्मलाइजेशन ग्रुप। और रीनॉर्मलाइजेशन ग्रुप ने तकरीबन पूरे के पूरे पार्टिकल फिजिक्स को एक मैथमेटिकल मॉडल दे दिया, क्योंकि जब तक आप मैथमेटिकली उसको एक्सप्रेस नहीं करेंगे इक्वेशन में, तब तक आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। ये साइंस का नियम है, हवा में बात नहीं होती है, उसकी एक भाषा होती है, और गणित इस कुदरत की भाषा है। तो गणित की भाषा में उस पार्टिकल फिजिक्स के पूरे बिहेवियर को अभिव्यक्त करने के लिए रीनॉर्मलाइजेशन ग्रुप नाम का एक चीज पैदा किया केन विल्सन ने। अब इसको ऐसे समझिए, ये था क्या, इसको अगर मोटे तौर पे समझना है तो ऐसे समझिए कि आप जब हम लोग चावल बनाते हैं कुकर में, तो हम लोग एक एक दाने की परवाह नहीं करते हैं कि हर दाना पक गया क्या। कुकर में चावल उबला तो एक दाना हम लोग ऐसे पकड़ते हैं, देखते हैं ऐसे और कहते हैं हाँ चावल पक गया। या पतीले में बनाए, दाल बनाए तो दाल का एक दाना उठाए और देखे कि हाँ पक गया, और मान लिए कि पूरा दाल पक गई। उसी तरह जमीन पे जब घर बनाते हैं हम लोग, खंबा खड़ा करते हैं, पिलर लगाते हैं, छत ढालते हैं, तो ये सोचते हैं क्या कि खंबे के भीतर उसके मॉलिक्यूल और एटम में क्या चल रहा होगा? ये नहीं सोचते हैं हम लोग, कभी नहीं सोचते हैं। मतलब इंसानी दिमाग जो है वो हमेशा एक स्केल पे काम करता है, दो स्केल पे कभी काम करता नहीं। चावल खाना है तो पतीले में पकाया और मान लिया कि पूरा पक गया, खा गए। घर बनाना है तो फिर खंबे और सीमेंट के भीतर के एटम को हम नहीं जांचेंगे। और यही हाल होता है साइंटिस्ट का कि जब वो पार्टिकल फिजिक्स पे काम कर रहे होते हैं, या मतलब बायोलॉजिस्ट, अगर माइक्रोबायोलॉजिस्ट कोई सूक्ष्म जीवों पर काम कर रहा है, मैथमेटिशियन किसी इक्वेशन पे काम कर रहा है, केमिस्ट कोई बड़ा रसायन शास्त्री मान लीजिए है, वो छोटे छोटे एटम मॉलिक्यूल पे काम कर रहा है, तो वो फिर बड़ी पिक्चर उसके दिमाग से निकल जाती है, बड़ी पिक्चर दिमाग में नहीं रहती है। कहने का मतलब कि जो मनुष्य है या मनुष्य का जो प्राकृतिक जो रुझान है वो एक साथ दो स्केल पे नहीं चल सकता है, वो एक बार में एक ही स्केल पे चलता है। पूरी की पूरी क्वांटम फिजिक्स की आलोचना जो की गई है, बड़ी आलोचना है ये, और इस रीनॉर्मलाइजेशन ग्रुप के कारण ही आलोचना हुई कि क्वांटम फिजिक्स ने पार्टिकलों के चक्कर में, कणों के चक्कर में मैक्रो लेवल की रियलिटी को भुला दिया, मैक्रो को वो भूल गया। इसको और आसानी से समझना है तो साहित्य में एक केंचुआ आता है, अज्ञे की एक कहानी में केंचुआ आता है, और अज्ञे बड़ा बढ़िया समझाते हैं कि केंचुआ जो है वो आगे बढ़ता है तो अपने को पीछे से सिकोड़ता है, चारों ओर से सिकोड़े बगैर केंचुआ आगे नहीं बढ़ सकता। ये आपद धर्म है एक केंचुए का।
उसी तरह एक संगठन के भीतर जो संगठन करता या एक्टिविस्ट काम करता है, वो संगठन से इतना ऑब्सेस्ड होता है, हम लोग मजाक में ही कहते हैं, कहते भी थे पहले कि बस चौराहे पे क्रांति खड़ी है, 10 साल में क्रांति हो जाएगी, कहते थे, मजाक करते थे। संगठन के भीतर ये भाव होता है। मतलब आप माइक्रो लेवल पे अगर काम कर रहे हैं तो आप मैक्रो को इग्नोर कर देते हैं, मैक्रो पे काम कर रहे हैं तो माइक्रो को इग्नोर कर देते हैं, और यहीं पे डायलेक्टिकल पद्धति टूट जाती है। डायलेक्टिक्स की जो पूरी पद्धति है, पूरी साइंस है कि बीज से पेड़ और पेड़ से बीज, ब्रह्मांड से पिंड और पिंड से ब्रह्मांड, ये जो पूरा साइकिल है, मैक्रो माइक्रो मैक्रो माइक्रो, टूट जाता है ये, क्योंकि स्केलिंग जो है वो इम्बैलेंस हो जाती है, ठीक है, गड़बड़ हो जाता है। हम लोग जैसे पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, तो ये बड़ा मुश्किल होता है ये समझाना कि ये शरीर और ये ब्रह्मांड दोनों के बीच में संबंध क्या है, क्योंकि हम हैं माइक्रो और ये ब्रह्मांड है मैक्रो। तो समझाने के लिए कई एनालॉजीज लेनी पड़ती हैं, जितना पानी बाहर उतना पानी भीतर, उसी तरह समझाते हैं हम लोग, हैं। तो मैक्रो और माइक्रो के बीच का जो संबंध है, जिसको शिक्षा शास्त्र में हम लोग डंबल शेप्ड पेडागोगी कहते हैं, डंबल शेप्ड, डंबल होता है, ये मैक्रो, ये माइक्रो, फिर ये मैक्रो, फिर ये माइक्रो, ये डंबल शेप्ड होती है एजुकेशन की जो पूरी दृष्टि होती है, और यही डायलेक्टिक्स है। आप मैक्रो से माइक्रो पे जाते हैं, माइक्रो से मैक्रो पे जाते हैं। क्वांटम फिजिक्स ने बड़ी गलती की 70 साल में कि वो माइक्रो के चक्कर में मैक्रो को भूल गया, और मार्क्सवादियों ने बड़ी गलती की पिछले 70, 80, 100 साल में कि वो मैक्रो के चक्कर में माइक्रो को भूल गए। जो लोग भी समाज को बदलने के विज्ञान में भरोसा रखते हैं, जिसे हम लोग वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं, मार्क्सिज्म इज ए साइंस कहते हैं हम लोग, साइंटिफिक सोशलिज्म, तो हमेशा हम मैक्रो देखते हैं, मैक्रो देखने के चक्कर में माइक्रो को इग्नोर कर देते हैं। ये जो आरोप लगता है ना कि कैसे कुछ अध्यात्मवादी लोग, चेतनावादी लोग क्वांटम का गलत व्याख्या करके मार्क्सवाद को भ्रष्ट कर रहे हैं, यही मूल आज का जो मूल टॉपिक है वो यही है, उसका मूल स्वर भी यही था, मुझे जो पकड़ में आया कि कॉन्शियसनेस पे बात करने वाले चेतनावादी किस्म के लोग, रमन महर्षि और इस टाइप की परंपरा के लोग, ये लोग क्या करते हैं, क्वांटम की गलत व्याख्या करते हैं और उसके बाद जो है पूरी डायलेक्टिक्स को तहस नहस कर देते हैं। दरअसल डायलेक्टिक्स को दोनों तरफ खराब किया गया है, पॉलिटिक्स में भी, दर्शन में भी और साइंस में भी, और मुझे नहीं लगता कि डायलेक्टिक्स को किसी भी तरह के साइंटिफिक रियलिज्म की जरूरत है अपने को बचाने के लिए। डायलेक्टिक्स इस नेचर का नियम है, द्वंद इस प्रकृति का नियम है, द्वंद के बगैर प्रकृति नहीं है, ये प्रकृति का मेथड है द्वंद, बिना द्वंद के नहीं चलता है, कुछ भी नहीं चलता है, ना माइक्रो ना मैक्रो। व्यष्टि और समष्टि दोनों स्तरों पर आप एक साथ जब बात करेंगे तब जाके आपका मेथड डायलेक्टिकल द्वंदात्मक मेथड होगा, और ये मेथड क्वांटम वाले भी चूक गए, फिजिक्स वाले, ये मेथड मार्क्सवादी भी चूक गए, दोनों चूक गए, और दोनों चूंकि चूक गए अपना अपना हिस्सा लेके दोनों एक दूसरे पे संदेह करने लगे, यहीं पे प्रॉब्लम खड़ी हो गई। क्योंकि कॉन्शियसनेस स्टडीज नाम की जो चीज है, जो पिछले 50-60 साल में बहुत तेजी से आगे बढ़ी है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी और जाने क्या क्या, ब्रेन वायरिंग। अभी एक पिक्चर में मैंने देखा कि एक
साइकोलॉजिस्ट ने एक फिजिसिस्ट को, क्वांटम वाले को सिर पे कुछ लगा दिया ऐसे ऐसे, दुनिया भर का तार, और बोला कि तुम आंख बंद करके सोचो। और बगल में एक रोबोटिक हैंड था, प्लास्टिक का हैंड रोबोट वाला था। उसने कहा अब तुम आंख बंद करके सोचो कि तुम उस हाथ को उठा रहे हो। उसने कहा ठीक है। अब सोचिए कि एक क्वांटम का वैज्ञानिक एक साइकोलॉजिस्ट का लैब रैट बना हुआ है, वो यहाँ पे लगा के बैठा हुआ है सब। उसने सोचा आंख बंद करके 2 मिनट, और वो जो रोबोटिक हैंड, प्लास्टिक का हैंड जो उससे अलग था, उसकी उंगली ऐसे टप से हो गई, ऐसे हिल गई। और जितनी बार वो सोचे उतनी बार वो उंगली हिल जाए। यहां तक का प्रयोग चल रहा है। सोचिए कहां कहां प्रयोग चल रहा है। मतलब कोई एक चीज आपसे स्वतंत्र है, आपसे बाहर है, और उसको आपने सोच के जो है हिला दिया। ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी का ये जो फील्ड जो इतने खुल गए हैं, ये सारे फील्ड क्या कर रहे हैं कि एक तो वैसे ही पार्टिकल फिजिक्स वाले परेशान हैं, उसपे से कॉन्शियसनेस में जो काम हो रहे हैं वो सब उनको और परेशान कर रहे हैं। हालांकि इनके बीच में कोई आपसी संवाद नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई किसी तरह का कन्वर्जेंस नाम का चीज कोई दिखाई नहीं पड़ता है कि कुछ निकाल के ले आए। लेकिन वो अपना अपना हिस्सा लेके अपना खूंटा पकड़े रहते हैं। और ये प्रॉब्लम पॉलिटिक्स के साथ भी है, साइंस वालों के साथ भी है। ये प्रॉब्लम क्यों है, इस पे मेरी समझदारी थोड़ा दूसरे किस्म की है। मैं 5 मिनट में अपनी बात, 10 मिनट में अपनी बात खत्म कर सकता हूं। अभी तक मैंने जो बात कही उसको 2 पॉइंट में मैं सम अप करूंगा। पहली ये कि जो संकट फिजिक्स में है, विज्ञान में है, वही संकट राजनीतिक दर्शन में है। संकट क्या है? नॉन डायलेक्टिकल तरीके से सोचना और डायलेक्टिक्स की उम्मीद करना। पॉलिटिकल दर्शन ने भी नॉन डायलेक्टिकल तरीका अपनाया, मैक्रो के चक्कर में माइक्रो को छोड़ दिया। साइंस ने भी, पार्टिकल फिजिक्स ने स्पेशली, क्वांटम ने माइक्रो के चक्कर में मैक्रो को छोड़ दिया और मैथमेटिकल जुगाड़बाजी के चक्कर में फंस गया। पूरी परंपरा रही उसकी। और दोनों ही आज की तारीख में एक तरह से आप समझिए खाई के मुहाने पे खड़े हैं। पूरी दुनिया में दक्षिण पंथ का उभार हो चुका है। सारी की सारी टेक्नोलॉजी और सारा विज्ञान सर्वेलांस के लिए काम में आ रहा है। वैक्सीन से लेके जाने किन किन चीजों तक RFID टैग और चिप और दुनिया भर की बातें हो रही हैं। मनुष्य को गुलाम बना लेने के जितने तरकीबें इस समय हैं वो सब कुछ लगाई जा रही हैं। ऐसी स्थिति में दुनिया को बदलने का जो दर्शन है, वैज्ञानिक समाजवाद का दर्शन, वो एकदम खाई के मुहाने पे खड़ा है। ठीक वैसे ही विज्ञान जो है वो भी खाई के मुहाने पे खड़ा है, क्योंकि उसको नहीं पता कि जिसको डार्क मैटर कह रहा है उसमें क्या है। दोनों के लिए आगे रास्ता बंद है, या बंद नहीं है तो उसको पता नहीं है क्या है। दोनों अनिश्चय में है, दोनों की स्थिति एक। ऐसे में दोनों अपना अपना खूंटा लेके बैठे हुए हैं। और विज्ञान के साथ तो समस्या ये है कि विज्ञान इन्वेस्टमेंट का मसला है। पैसा लगता है वहां, और इन्वेस्टमेंट वही करेगा जिसके पास पैसा होगा। और आज से नहीं, आइजनहावर के टाइम से जो है कंप्यूटर पे जो काम चालू हुआ अमेरिका में, वो CIA ने करवाया। CIA की देख रेख में डार्पा, फिर आरपा, उसके बाद इंटरनेट, ये सब कुछ WWW जो आया, ये पूरी परंपरा ये CIA के अंडर में थी। CIA कंट्रोल थी। और वहां एक डिफेंस, क्या बोलते हैं उसको, परिसर जैसा, टेक्नोलॉजी डिफेंस परिसर जैसा बनाने की पूरी आइजनहावर की परिकल्पना थी। और आज की तारीख में इंटरनेट हम लोग हाथ में लिए घूम रहे हैं, अपना सर्विलांस, जासूसी हो रही है।
तो कहने का मतलब कि साइंस जितना भला दिखता है उतना भला है नहीं, क्योंकि साइंस की लगाम किसी और के हाथ में है। हाँ, राजनीतिक दर्शन की लगाम किसी और के हाथ में नहीं है, वो भले लोग हो सकते हैं। राजनीतिक दर्शन वाले अपना रास्ता ठीक कर सकते हैं, साइंस वाले नहीं कर सकते, क्योंकि साइंस टेक्नोलॉजी अब ऑलमोस्ट एक हो गई है और वो पैसे का खेल है। ऐसी स्थिति में समझे कैसे इस इम्पास को, इस गतिरोध को, करें क्या, ये तो सवाल 100 साल से बना हुआ है। समझे कैसे? मैं इसको एक दूसरे तरीके से समझता हूं। मैं साइंस और पॉलिटिक्स या फिलॉसफी, इन दो के दायरे में एक कल्चर का तीसरा एलिमेंट डालता हूं, संस्कृति का। और हम लोग जो अभी बात कर रहे हैं ये सब, इसका परिप्रेक्ष्य क्या है? मोटे तौर पे यही परिप्रेक्ष्य है ना कि पिछले 10 साल में देश में वैज्ञानिकता घटी है, अंधविश्वास बढ़ा है, सांप्रदायिकता बढ़ी है, हिंदू मुस्लिम बढ़ा है, यही सब है। लोग अवैज्ञानिक हुए हैं। जिसको देखिए वो साइंटिफिक टेम्पर की बात कर रहा है, हर पढ़ा लिखा आदमी विज्ञान की बात कर रहा है? अब दरअसल साइंटिफिक टेम्पर जो शब्द है, जिस पर बहुत लोग बोलते हैं आजकल, और बच्चों को पढ़ाते हैं, बड़े लोगों को पढ़ाते हैं, उसके साथ दुर्घटना हो गई थी उसकी पैदाइश के टाइम में ही, साइंटिफिक टेम्पर के साथ। साइंटिफिक टेम्पर शब्द उठाया गया जवाहरलाल नेहरू के डिस्कवरी ऑफ इंडिया से, और संदर्भ से काट के उसको जो है साइंस प्रेमियों ने रख दिया समाज में, अपने प्रोग्राम में। कम्युनिस्ट पार्टियों ने भी ये किया, सीपीएम ने ये काम किया, सीपीएम के कई अलग अलग फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस ने ये काम किया। साइंटिफिक टेम्पर को उसके संदर्भ से काट दिया। इसीलिए आज की डेट में हमारे यहाँ हाथ में 70,000 का एप्पल का फोन है, जिसमें दुनिया अपने हाथ में की जा सकती है, लेकिन दिमाग में गाय और गोबर भरा हुआ है। इतना खाई है हाथ में और दिमाग के बीच में, क्योंकि कितना आप चिल्लाते रहे साइंटिफिक टेम्पर, आप नहीं साइंटिफिक टेम्पर ला पाए। क्यों? क्योंकि साइंटिफिक टेम्पर के मूल संदर्भ से ही आपने उसको काट दिया। वो संदर्भ क्या था? वो संदर्भ था कल्चर, संस्कृति। नेहरू जी ने लिखा था, देयर इज नो एंटोगोनिस्टिक रिलेशन बिटवीन कल्चर एंड साइंस। विज्ञान और संस्कृति के बीच में कोई शत्रुतापूर्ण संबंध नहीं है। हम लोग आज क्या देखते हैं कि परंपरा संस्कृति की जहां कोई बात किया तुरंत उसको जो है संघी बोल देता है, तुरंत संघी बोल दिए और लगे साइंस की भाषा बोलने। खेमे बट गए। परंपरा संस्कृति की बात करने वाले को, मतलब ये हमने नहीं देखा कि बात क्या बोल रहा है, जहां परंपरा संस्कृति की बात आई अवैज्ञानिक हो गया वो। क्यों? क्योंकि 70 साल से यही सिखाया गया हमको, हमारे पहले की पीढ़ी को भी, कि नेहरू जी ने कहा था साइंटिफिक टेम्पर लाना है, संविधान में साइंटिफिक टेम्पर है, तो उसके लिए काम करो। कल्चर का पूरा कंसेप्ट दिमाग से निकाल दिया। टेम्पर कल्चर के भीतर एम्बेडेड होता है। जो साइंस आपके कल्चरल साइकी को सूट नहीं करेगी, उस साइंस को आप आत्मसात नहीं कर पाएंगे। कल्चरल साइकी का मसला है। और कल्चर एक दिन में बनता नहीं है, कल्चर बनता है कई सौ साल में। तो भारतीय समाज, जो अनूप जी शुरू में कह रहे थे, जो बात मेरे किसी पोस्ट की, कि बनारस का जिक्र मैंने किया था कि वो लोग वैसे ही हैं, तब भी मैं पढ़ाता था, अभी भी ऐसी पढ़ाता हूं। उसका मूल स्वर यही था कि दरअसल टेक्नोलॉजी और साइंस कितना भी आगे बढ़ गया 20-25 साल में, राजनीति कितना आगे चली गई, लेकिन जो सांस्कृतिक फ्रेमवर्क है हमारे दिमाग का, हमारे मोटे तौर पे समाज के दिमाग का जो खांचा है, कल्चरल खांचा,
उस कल्चरल खांचे के भीतर साइंटिफिक टेम्पर घुस नहीं पाया। अभिषेक सर, क्यों? अभिषेक सर, जी सर। मैं अनूप बोल रहा था सर। अभी हम क्वेश्चन आंसर सेक्शन के लिए थोड़ा टाइम दे सकते हैं? बस 2.5 मिनट सर, 2.5 मिनट में वाइंड अप कर रहा हूँ। ठीक है, 2.5 मिनट में। तो मैं अब इसको बाद में कभी इलेबोरेट करेंगे कि मैं जब विज्ञान और दर्शन दोनों की बात एक साथ सोचता हूं तो मैं कहता हूं कि बिना संस्कृति के आयाम के आप दोनों के संकट को नहीं समझ सकते। विज्ञान का संकट भी सांस्कृतिक संकट है, राजनीतिक दर्शन का संकट भी सांस्कृतिक संकट है, दोनों कल्चरल प्रॉब्लम है। और कल्चरल प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम को मैं एक लाइन में डिफाइन करूंगा। भारतीय या ओरिएंटल जिसको हम कहते हैं, प्राच्यवादी, केवल भारतीय ही नहीं, पूरा ओरिएंटल जो स्पेस है, जिसको पॉलिटिक्स में हम ग्लोबल साउथ कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध, यहां से लेके मध्य पूर्व और पूरा जो इलाका है, उसमें क्या है ना कि जो मनुष्य की जो समझ है वो त्रिआयामी समझ है, ट्राइकोटॉमस जिसको हम कहते हैं। त्रिआयामी समझ मतलब ये है शरीर, ये है मस्तिष्क और कहीं है चेतना यानी मैं। माइंड, बॉडी एंड कॉन्शियसनेस, ये 3 अलग अलग चीजें मानी जाती हैं ओरिएंटल स्टडीज में। कॉन्शियसनेस यानी चेतना यानी मैं, दिमाग नहीं है, वो माइंड नहीं है। बॉडी, माइंड एंड कॉन्शियसनेस, ये 3 पहिए हैं। ये कल्चरल कंस्ट्रक्ट है ओरिएंटल का, प्राचीन का। जो वेस्टर्न कंसेप्ट है, जो पश्चिमी कल्चरल जो पूरा हमारा डिस्कोर्स है, वहां पर माइंड को और चेतना को एक माना जाता है। बुनियादी फर्क है ये, कल्चर के लेवल पे बुनियादी फर्क है। वो दिमाग और चेतना को एक मानते हैं, हमारे यहाँ दिमाग और चेतना को अलग अलग माना जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ मस्तिष्क के भी पार जाकर मैं को खोजने की परंपरा रही है, और वहां पर माइंड और बॉडी का जो डुअलिटी है, जो द्वंद है, उसी पे सारा खेल रहा है। भौतिकवाद और आदर्शवाद, पदार्थवाद और प्रत्ययवाद, ये 2 हिस्से में वेस्टर्न पूरा डिस्कोर्स बटा है। हमारे यहाँ द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद एक नहीं है, न्याय, सांख्य सब है, क्योंकि यहाँ पे 3 का परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पे खोजना भी है, मैं को खोजना है, आई को खोजना है, कॉन्शियसनेस की यहाँ तलाश है। वहां तलाश नहीं है कॉन्शियसनेस की, वहां मैटर की तलाश है, क्योंकि ये मान रहे हैं कि मैटर से ही रिफ्लेक्ट होना है कॉन्शियसनेस को। ये बुनियादी सांस्कृतिक फर्क है हमारे समाजों में और वेस्टर्न समाजों में। इस सांस्कृतिक फर्क और इसकी यात्रा को समझे बगैर न तो हम अपने समाजों का संकट समझेंगे, न तो हम ज्ञान विज्ञान का संकट समझेंगे, और न ही हम राजनीति और उसके दर्शन का संकट समझेंगे। मेरा सबमिशन आज के लेक्चर का आखिरी का ये 5 मिनट का मेरा अपना हिस्सा है, बाकी तो सब कुछ 70 साल से डिस्कोर्स पड़ा हुआ है पढ़ने को। मैं एक बात ही कहूंगा कि विज्ञान यानी पार्टिकल फिजिक्स जो यहाँ है, और डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म यानी द्वंदात्मक भौतिकवाद यानी राजनीतिक दर्शन, दोनों संकटग्रस्त हैं आज की तारीख में। दोनों का भविष्य अस्पष्ट है, और दोनों के संकट को समझना जरूरी है। वो समझने के लिए किसी एक को आरोपित करने के बजाय कल्चर के फ्रेमवर्क में, संस्कृति के खांचे में हमें देखकर अपने अपने समाजों को समझना होगा कि आखिर साइंस टेक्नोलॉजी की इतनी यात्रा के बावजूद हमारे दिमाग में आज भी गाय क्यों है, हम डायलेक्टिकली क्यों नहीं सोच पा रहे हैं। और जो डायलेक्टिकली सोचते हैं, जो लोग डायलेक्टिकली काम करते हैं, वो आखिर पार्टिकल फिजिक्स की खोजों से इतना डरे हुए क्यों। ये डर है, ये डर भी सांस्कृतिक है।
ये मेरा कुल मिला के सबमिशन है। अब आप सवाल पूछ सकते हैं, जितना समझ में आएगा मैं बताऊंगा, नहीं समझ में आएगा तो मैं अगली बार बताऊंगा। सबका धन्यवाद।